देखो वेक्टर स्पेस में जो लास्ट हम लोगों ने काम किया था रिप्लेसमेंट थ्योरम के ऊपर हम लोगों ने काम किया था, ठीक है। हम लोग बेसिस डायमेंशन वाला जो काम कर रहे थे उसी पे काम कर रहे हैं। तो आज जो एक थ्योरम है इसको पहले एक देखेंगे, उसके बाद और एक थ्योरम देखेंगे, एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ए लिनियरली इंडिपेंडेंट, देखो मैं समझा रहा हूँ, ए लिनियरली इंडिपेंडेंट set of vectors, a linearly independent set of vectors in a finite dimensional vector space V, a linearly independent set of vectors in a finite dimensional vector space V over a field F, is either a basis of V or it can be extended to a basis of V, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, अच्छा मानो कि एक भी है, ए भी है, एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अब इसी सेट का मानो कि कोई एक सबसेट है, मानो मैंने एस लिया, इसमें मानो वेक्टर्स है a1 a2 ऐसे करके ए के वेक्टर्स है, अच्छा कुछ फाइनाइट वेक्टर्स है। अब ये जो सेट है एस, ये सेट सपोज मानो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, कोई फाइनाइट डायमेंशनल अगर वेक्टर स्पेस है, तो उस वेक्टर स्पेस के लिए कोई भी सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो क्या बोल रहा है एक्सटेंशन थ्योरम, आइदर ये बेसिस होगा, ये जो सेट है आइदर बेसिस होगा और क्या होगा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस, और एक्सटेंडेड टू ए बेसिस। बोलो स्टेटमेंट समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बोलो तो, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बोलो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? सदा बोलो तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना मतलब इंक्रीज करना, मॉडिफाई, इंक्रीज करना, इनलार्ज करना। मतलब मानो कि एक सेट में 5 वेक्टर है, उसमें मैंने 2 वेक्टर एक्स्ट्रा ऐड किया तो एक्सटेंड करना हुआ ना, एक्सटेंशन थ्योरम। अच्छा मानो कि एक तुम्हारा कोई एक काम है, मानो कि तुम 5 जन से वो काम करा रहे थे, अभी वो काम 5 जन से नहीं बन पा रहा है, तुम देख पा रहे हो काम में बहुत सारा चीज पेंडिंग चल रहा है, तो उसमें तुमने कुछ 1-2% को ऐड किया तो एक्सटेंड किया। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस है। रिप्लेसमेंट थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई बेसिस अगर है तो उसमें कुछ वेक्टर्स को हम लोग कोई एक वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ कोई एक नहीं, हम लोग मोर देन 1 भी कर सकते हैं अगर उसको रिपीटेडली करेंगे। तो एक्सटेंशन थ्योरम में क्या बात होता है कि एक्सटेंशन थ्योरम कि अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि एक वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट डायमेंशनल बोलने का मतलब इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। और उसी वेक्टर स्पेस का अगर कोई सेट
उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट से बना हुआ अगर कोई सेट क्या हो, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो वाला सेट कन्फर्म बेसिस होगा, अदरवाइज बेसिस में एक्सटेंड किया जाएगा। माने मानो कि एक वेक्टर स्पेस है V, इसमें मानो कि क्या है कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और मानो कि इसका एक सबसेट है जो अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करके अल्फा 10 तक 10 तो एलिमेंट है। सर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है? हाँ ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा अब ये जो सेट है सर ये क्या बेसिस होगा इसका? मैं बोलूँगा देखो लिनियरली इंडिपेंडेंट अगर है ना तो ये उसका बेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एवरी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज नॉट ए बेसिस बट एवरी बेसिस इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसमें एक इसका चांसेस है लिनियरली इंडिपेंडेंट अगर है तो ये बेसिस हो सकता है। सर ये बेसिस नहीं हुआ, तो अगर बेसिस नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बेसिस में तुम एक्सटेंड कर सकते हो। मानो कि कुछ वेक्टर्स तुमने ऐड किया, इसमें मानो कि तुमने 2 वेक्टर ऐड किया अल्फा 11 अल्फा 12, इसको ऐड करने में देख पा रहे हो अब ये बेसिस बन जा रहा है, अब ये बेसिस बन जा रहा है। तो यही थ्योरम का मूल ये है, कॉन्सेप्ट है। देखो अब इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग तो क्लियर आ जाएगा। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, ए लिनियरली इंडिपेंडेंट, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, अगर कोई लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है इन्हें क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस भी है जिसका बारे में क्या बोला है कि वो वेक्टर स्पेस एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। एक वेक्टर स्पेस को हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब बोलते हैं? जब उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। तो एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो सेट ऑफ वेक्टर्स कहाँ पे है? एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर। माने हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर। ओवर ए फील्ड, ए लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी ओवर ए फील्ड एफ, वेक्टर स्पेस है इसका मतलब एक फील्ड के ऊपर होगा, इज आइदर क्या बोल रहा है कि वो एक बेसिस होगा या फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सटेंड टू ए बेसिस ऑफ बी। ऐसा हो सकता है कि जो तुमने सेट लिया वो इंडिपेंडेंट जो है सेट है वो बेसिस नहीं हुआ है। सर अगर बेसिस हो जाएगा तो वो थ्योरम ट्रू, अदरवाइज उसको हम लोग बेसिस में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यही थ्योरम का यहाँ पे बात है, इसको प्रूव करना है। अच्छा इसको प्रूव करना है सर। हाँ बोलो सर हर बार क्या एलिमेंट को ऐड करके ही बेसिस बनाया जाता है या फिर रिप्लेस करके भी बनाया जा सकता है? अब डिपेंड कर रहा है कौन सा चीज कहाँ पे है। केस होता है ना, जैसे मानो कि मेरा एक कंपनी है जिसमें 5 जन काम कर रहा है और मानो कि एक जन का काम मुझे अपना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके ये जो काम करता है ठीक ठाक काम करता है बट बहुत जगह पे मानो कि उसका जो बिहेवियर है या फिर उसका जो टाइमिंग है उतना अच्छा नहीं है। तो उसी काम का ही मुझे एक लोग और मिल चुका है, एक आदमी एक एम्प्लॉय और मिल चुका है जो उसी काम को कर सकता है, बट मुझे लग रहा है कि ये अच्छा होगा मेरे लिए, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा रिप्लेस करना एक अलग चीज़ होता है, एक्सटेंड करना। मानो कि मेरे कंपनी में 5 जन है, वो 5 जन वो काम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा मानो कि और 2 जन मुझे चाहिए ही चाहिए, तो एक्सटेंड करना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया। रिप्लेस एक्सटेंड अलग चीज़ है ना, 2 अलग कॉन्सेप्ट है। यस सर। रिप्लेस माने हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी में किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये एक बात है। अच्छा और एक्सटेंड थ्योरम का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर को ऐड करना। ठीक है देखो, ठीक है तो एक्सटेंशन थ्योरम ये है, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर बोलो बोलो। वेक्टर स्पेस रहेगा वो फाइनाइट रहेगा, मतलब हाँ V हाँ ऑलवेज या ऑलवेज फिर नहीं सुनो S है वो भी सुनो मेरे बात, मैंने तुम भी जो है ना ये वेक्टर स्पेस है, इसके बारे में क्या बोला है कि दिस वेक्टर स्पेस इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, इज ए फाइनाइट डायमेंशनल। तो फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल बेसिस फाइनाइट होगा, बेसिस फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट। ठीक है, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा, वही बात है। ठीक है फिरदौस क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, वही था ना, तुम वेक्टर स्पेस के V तो फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। हाँ ठीक है देखो अब यहाँ पे देखो प्रूफ, लेट S अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा R, लेट S अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा R, ये क्या है, दिस बी ए लिनियरली
linearly independent, this be a linearly independent set, linearly independent set in क्या, सेट इन V। मैंने एक सेट लिया जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, देखो फाइनाइट कुछ एलिमेंट्स है, बी ए लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन V, ठीक है, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन V है। अब देखो तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है क्या, कि आइदर ये बेसिस होगा, अदरवाइज इसको बेसिस में एक्सटेंड किया जा सकता है। तो बोलो तो एस अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो मैं बोल सकता हूँ ना एल एस क्या होगा, एल एस बीइंग द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, एल एस बीइंग द स्मॉलेस्ट सबस्पेस containing S, LS being the smallest subspace containing S, let S एक अल्फा और अल्फा 2 अल्फा एक इंडिपेंडेंट सेट लिया, और हम लोग क्या जानते हैं, कोई सेट अगर कोई सेट है, अच्छा तो अगर वो सेट वेक्टर स्पेस से बना हुआ कुछ एलिमेंट से है और उसका लीनियर स्पैन क्या होता है, ऑलवेज एक क्या होता है, सबस्पेस होता है। तो LS being the smallest subspace containing, अच्छा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि LS जो है वो क्या है, LS इज ए सबसेट ऑफ V ना, सबसेट ऑफ V में मैं इक्वल साइन भी दे सकता हूँ, इक्वल का भी केस हो सकता है, ठीक है। देखो सबसेट है, बोलो सबस्पेस है तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल भी हो सकता है ना, बोलो LS इक्वल टू भी हो सकता है तो यस सर। तो अब बोलो तो सबस्पेस में एक केस होता है खुद का सबस्पेस खुद होता है। तो अब एक बात बोलो, LS V का सबस्पेस है तो LS V का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है ना। तो अब मुझे बोल, अब मैं एक केस ले रहा हूं, देखो कैसे, इफ मैंने बोला कि इफ LS जो LS है, मानो कि LS क्या हो गया, V के इक्वल हो गया। बोलो तो अगर LS V का इक्वल है इसका मतलब क्या है, इफ LS इज इक्वल टू V देन S बेसिस हो गया, S इज ए बेसिस, देन S इज ए बेसिस। बट अब कोई मुझे बोल सकता है सर आपने यहाँ पे LS इक्वल टू V कैसे ले लिया, मैं बोलूंगा बात तो सही है तुम्हारा। तो सर मुझे एक बात बोलो तो सिंपली LS आइदर इक्वल टू V होगा या फिर LS नॉट इक्वल टू V होगा, इससे ज्यादा कुछ केस तो नहीं होगा ना, ये दोनों ही केस होता है, LS V का इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। तो सर आपने LS इक्वल टू V लिया तो थ्योरम ऑटोमेटिकली काम हो जा रहा है। तो आप कोई मुझे बोल सकता है सर LS नॉट इक्वल टू V भी तो हो सकता है, तो अब उसके लिए काम करूंगा, LS क्या नॉट इक्वल टू V, LS नॉट इक्वल टू V। तो LS नॉट इक्वल टू V का मतलब क्या है, LS इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ V ना, if LS is a proper subspace of क्या, of V। बोलो LS V का प्रॉपर सबस्पेस है, इसका मतलब प्रॉपर सबसेट ना सर, सबस्पेस सबसेट एक ही बात है, ठीक है। ठीक, सबस्पेस लिखने का मतलब सबसेट ना, एवरी सबस्पेस इज ए सबसेट, तो बट एवरी सबसेट इज नॉट ए सबस्पेस, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, बट प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा सबसेट से सबस्पेस बोलना अच्छा है ना, अगर कोई सबसेट वेक्टर स्पेस हो चुका है तो उसको सबस्पेस बोलना अच्छा है। देखो तो LS इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ V, तो LS इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ V, इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट है जो V में तो है बट क्या नहीं है, LS में नहीं है, वही तो प्रॉपर सबस्पेस का मतलब होता है ना। प्रॉपर सबस्पेस का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट V पे है, कम से कम एक एलिमेंट V पे है बट क्या नहीं है, LS में नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं देन क्या V माइनस LS अगर करने जाओगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, नॉन एम्प्टी ना, क्योंकि LS प्रॉपर सबस्पेस है। इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने सपोज मान लिया कि कोई एक एलिमेंट नॉट इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या है, लेट एक काम करो बीटा ले लो, कहां से, V माइनस LS से, V माइनस LS। कोई समझ नहीं पाओगे तो बोलना, मैं एक लाइन को बोलने का कोशिश कर रहा हूँ।
अब बोलो तो बीटा मैंने यहां से लिया, सर आपने बीटा कैसे ले लिया, क्योंकि ये जो सेट है एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब बीटा बिलोंग्स टू दिस, तो यहां से क्या लिखोगे, बीटा बिलोंग्स टू V एंड बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू LS, ठीक है। सर सेकंड वाला मेरे को कौन सा वाला बोलो तो, ये वाला जगह या ये वाला, ये सर वो दोनों, ये दोनों। एक बात मुझे बोलो, मैंने मुझे 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 मालूम है कि LS इज ए सबसेट ऑफ V। अब एक केस क्या होगा, LS इज इक्वल टू V, बोलो LS का वैल्यू इक्वल टू V हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, LS इज ए पोपर सबसेट। पोपर सबसेट का मतलब क्या है, ऐसे ना, यहाँ पे काट दो। तो इसका मतलब क्या है कि V में, इसका मतलब सर क्या होता है, सर V में एक एलिमेंट है, मानो वो एलिमेंट बीटा है जो यहाँ पे है, बट क्या है बोलो तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वही बात यहाँ पे किया गया। तो देखो तो बीटा मैंने तो V माइनस LS इज ए पोपर सबस्पेस ऑफ V, दैट मीन्स V माइनस LS, दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि एक एलिमेंट V में कम से कम ज्यादा है, जो LS एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जो है वो V में है बट LS में नहीं है। तो बीटा एक एलिमेंट मैंने लिया V माइनस LS, तो बीटा बिलोंग्स टू V एंड बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू LS। अब मैं तुमको दिखाऊंगा ये जो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, अगर तुम जो तुम्हारा जो सेट था, सर सेट क्या था, S अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, ये कैसा सेट है सर, ये सेट कैसा है, ये सेट है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सब मेन टर्मिनोलॉजी है, बाकी तो सब ऐसे ही इंग्लिश चल रहा है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये यहाँ पे मेन बात है, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन है, एस सर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैं तुमको दिखाऊंगा ये जो बीटा है, मैं तुमको दिखाऊंगा ये जो बीटा है, अगर तुम इस बीटा को वो एस में एंट्री दिला दोगे तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तुम बोलोगे सर इसका प्रूफ, उस प्रूफ भी दे दूंगा। वी प्रूव दैट we prove that we now prove that the set alpha 1 alpha 2 and alpha r comma beta, this is we prove that this, we prove that the set this is linearly independent। कैसे सर लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होगा, तो ले लेते हैं किसी भी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने का प्रोसेस क्या होता है। देखो लेट अस कंसीडर द रिलेशन, क्या रिलेशन लेना है, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 एंड क्या CR अल्फा R, और क्या यहाँ पे काम करो डी बीटा ले लो इस थीटा। हाँ बोलो तो मैं अगर सबको जीरो दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा ना, यस सर, ठीक है। व्हेयर लिखो, व्हेयर C1 C2 CR D is scalars in F। बोलो C1 C2 CR ये सब पहले से जीरो है ना, क्या बोल रहे हो, C1 C2 CR पहले से जीरो है ना, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 वो सब जीरो है। तो मुझे एक बात बोलो, तो मैं अगर D को जीरो प्रूफ कर दूं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ना, हाँ सर, ठीक है। वो तो जस्ट उस रिलेशन में D प्लस D बीटा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो मैं C1 C2 CR इसमें जीरो पुट करने में ये वाला वैल्यू थीटा देगा। अगर मुझे एक D मिल जाता है जो जीरो पुट करने में, माने D को मैं अगर जीरो पुट कर दूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा। तो अब तुम बोलोगे तो सर आपको D तो जीरो प्रूफ करना है, तो मैं देखो मैं बोल दे रहा हूँ हम लोग जीरो B को जीरो दिखा पाएंगे। वी क्लेम, अरे क्लेम मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ तो मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ। वी क्लेम दैट B इज जीरो, B नहीं है, ये क्या है D है।
डी है, ठीक है, बी कर दो उसको, बी करो, बी बीटा, वी क्लेम दैट बी इज जीरो, डी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बोलो, अगर बी जीरो नहीं है सर, आप जीरो प्रूफ, आप बोल रहे हो कोई जीरो होगा, ऐसा भी तो हो सकता है जीरो नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो जीरो नहीं होगा, वो देख लेते, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो अगर बी जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, बी स्केलर है ना, बी क्या है यहाँ पे स्केलर, तो स्केलर नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, इफ नॉट बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट इन एफ, बोलो तो एफ में एग्जिस्ट होगा ना, अगर कोई स्केलर नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा ना, फील्ड के हिसाब से, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। इसको नंबर वन बोलो, ये जो रिलेशन है इसको नंबर वन बोलो, यहां से फ्रॉम वन बोलो, मैं लिख सकता हूं बी बीटा इज माइनस C1 अल्फा 1 माइनस C2 अल्फा 2 एंड सो ऑन माइनस CR अल्फा R। बोलो ये सही है, ये ठीक है। तो मैंने उस जगह को सिर्फ ये किया है, देखो ए बी बीटा को। अब देखो तो बी नॉन जीरो तुमने माना है सर आप तो बी जीरो प्रूव कर रहे हो, तो वही चीज को प्रूव करने का मैं वही दे रहा हूं। देखो इफ नॉट, अगर बी जीरो नहीं है तो नॉन जीरो करके मैं काम करूंगा, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। इफ नॉट बी इनवर्स एग्जिस्ट, तो अब बोलो तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे तो क्या होगा, बी इनवर्स ले लोगे तो क्या होगा, इफ बीटा ना, इस साइड में क्या होगा, बी इनवर्स C1 अल्फा 1 बी इनवर्स C2 अल्फा 2 बी इनवर्स CR अल्फा R। बोलो बी इनवर्स C1, ये सब स्केलर है ना, और फील्ड में तो स्केलर क्लोज्ड होता है, तो ये क्या होगा, समथिंग मानो कि मैंने P1 ले लिया, P1 अल्फा 1, ये P2 अल्फा 2, ऐसे करके PR अल्फा R। बोलो ये किसका एलिमेंट होगा, ये किसका एलिमेंट होगा, बोलो कोई, ये किसका एलिमेंट होगा, वी का। हाँ किसका एलिमेंट होगा, वी का सर। अरे भी का तो होगा ही, भी तो यूनिवर्सल सेट है, भी तो कोई भी बोल देगा, एलएस का सर, एलएस का होगा। अरे भी में तो काम ही कर रहा हूँ, भी नहीं होगा तो कहाँ का चले जाएगा, बी इनवर्स CI। बोलो तो एक किसका एलिमेंट है, एफ का ना, स्केलर, ठीक है। तो I 1 2 बीटा किसका कॉम्बिनेशन है सर, बीटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा R। अगर तुम ध्यान से देखोगे एस में जो एलिमेंट था वो क्या था, एस सेट जो है वो तुम्हारा क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा R। तो क्या देख पा रहे हो, जो तुम्हारा एस है, बीटा जो है वो क्या है, वो आपका सर एस का एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन से है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस शोज दैट बीटा बिलोंग्स टू क्या, एलएस, बीटा बिलोंग्स टू एलएस। बोलो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, तुम बोलो क्यों सर बीटा एलएस में है, वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, बीटा कहां पे था, बीटा एलएस पे नहीं था ना, बीटा एलएस पे नहीं था, देखो बीटा एलएस पे नहीं था, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो अब क्या बोलोगे, लिखो कि सर दिस शोज दैट बीटा बिलोंग्स टू एलएस, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अरे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया किस लिए आया, हेंस बी इज क्या, जीरो,
B0, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर द सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r बीटा इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो सेट है क्या हो जाएगा, द सेट इज, लिखो, दिस प्रूव्स दैट द सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r बीटा is linearly independent। सर ये कौन सा सेट है, सर ये कौन सा सेट है, ये वही सेट है जो सेट क्या कहां से आया था, जो मेरे सेट्स जो था, जो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट था, इसमें बीटा जोड़ा है ना, देखो तो एक्सटेंड किया है ना, बोलो जो मेरा अभी सेट आया वो सेट में कौन है, क्या है, सिर्फ इसमें बीटा जोड़ने से आया ना, तो बीटा जो इस सेट का एक्सटेंशन है। देखो सिंपल सा लॉजिक मैं अभी यहाँ पे ये करूंगा, ये जो एस है, ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट सेट था, इसमें दो केस था, पहला केस क्या था, एल एस इज इक्वल टू वी, या फिर क्या, एल एस इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ वी। बोलो एल एस अगर इक्वल टू वी था तो एस बेसिस था ना, तो यहाँ पे तो एक्सटेंशन थ्योरम होल्ड हो जा रहा है। बट अब मुझे कोई बोल सकता है सर एल एस इक्वल टू वी तो नहीं भी हो सकता है, मैं बोलूंगा ठीक है तुम्हारा बात सही है, एल एस वी का प्रॉपर सबस्पेस भी हो सकता है। तो एल एस अगर वी का प्रॉपर सबस्पेस था तब देखो मैंने एक बीटा एलिमेंट लिया था, मैंने बीटा का बात तब चल पड़ा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया मैंने बीटा, क्योंकि प्रॉपर सबस्पेस है तो बीटा एक एलिमेंट वी माइनस एल एस में आएगा। तो मैंने दिखाया ये जो बीटा है जो मेरा इंडिपेंडेंट सेट था, मेरे लिए इंडिपेंडेंट सेट कौन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r, जो मेरा इंडिपेंडेंट सेट था सर वो क्या बेसिस है, मैं बोलूंगा वो बेसिस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एल एस इक्वल टू वी हो जाएगा तो बेसिस। सर एल एस इक्वल टू वी नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा देखो वो बेसिस नहीं है, बट उसको तुम बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हो किस हिसाब से, तुमने बीटा यहाँ पे डाला, तुम बोलोगे सर मैंने बीटा डाला है, तो बीटा डालने से मैंने देखा वो सेट इंडिपेंडेंट ही है, बीटा डालने से मैंने देखा वो सेट इंडिपेंडेंट ही है, देखो मैंने प्रूव कर दिया, बीटा डालने से सेट इंडिपेंडेंट है ना, बोलो ये सेट इंडिपेंडेंट है, बोलो इतना तक क्लियर है सबको। यस सर। अब सुनो, मैंने एक सेट नाम लिया, सिर्फ नाम दे रहा हूं S1, कोई मुझे बोलोगे ये सेट में और एस में क्या अंतर है, ये सेट में और एस में क्या अंतर है, उसमें एक्सटेंशन हो हाँ सर S1 इज द एक्सटेंशन ऑफ S बाय द एडिंग वेक्टर बीटा। अब मुझे बोलो तो ये जो S1 है इंडिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, सर इंडिपेंडेंट तो है, आपने तो प्रूव किया इंडिपेंडेंट है। अब मुझे बोलो अगर ये इंडिपेंडेंट है, सिंपल सा बात है, इंडिपेंडेंट छोड़ो अभी छोड़ो, ये S1 है ना, ये V का एलिमेंट से बना हुआ है, और हम लोग क्या जानते हैं लीनियर स्पान क्या होता है, सबस्पेस स्मॉलेस्ट सबस्पेस, ये ऑलवेज क्या होगा V का सबसेट होगा ना, इक्वल भी हो सकता है। अच्छा अब मुझे बोलो तो इसमें भी फिर दो केस आएगा ना, एक केस क्या आएगा, बोलो यही दो केस आएगा ना, एक प्रॉपर और एक क्या इक्वल। समझ पा रहे हो कुछ या नहीं पा रहे हो? LS1 इज ए सबस्पेस ऑफ V। सर LS1 सबस्पेस ऑफ V कैसे हो गया, कोई भी सेट अगर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट से बना हुआ है वो सेट का लीनियर स्पान ऑलवेज एक सबस्पेस होता है, और वो सबस्पेस ऐसा कोई सबस्पेस नहीं है, वो एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस है कॉन्टेनिंग दैट सेट, तो दैट मींस वो तो V का ही सबसेट होगा। ठीक है, V तो यूनिवर्सल सेट है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है, देखो एक बात मुझे याद आ गया, एक टाइम में एक बार एक स्टूडेंट मुझे पूछा भी था, सर V एक वेक्टर स्पेस है और आप बोल रहे हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 मानिए कि ये एक बेसिस है, तो सर ये जो बेसिस है ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से आया हुआ है, ये एलिमेंट V से आया हुआ है। अगर मैं बोलूँ या ना बोलूँ, अगर एक दो राइटर में मैंने देखा भी है, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये जो सेट है बी ए बेसिस, सिर्फ बेसिस बोल दिया। अब ये जो वेक्टर्स है इसका ये जो एलिमेंट है V का ही होगा, क्योंकि जब तुम R3 पे काम कर रहे हो तो उसका एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता है कि मैट्रिक्स हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जब जो वेक्टर स्पेस से काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है।
बट मेंशन करना चाहिए, मेंशन करने से तुम्हारे लिए कोई ये नहीं होगा, माने तुम एकदम कंप्लीट बात बोल दी वहां पे। तो LS1 इज सबसेट ऑफ V। तो यहाँ पे एक केस क्या आएगा, इफ क्या LS1 इज इक्वल टू, इफ LS1 इज इक्वल टू V, एक केस। तो यहां से क्या प्रूफ हो जा रहा है, देन देन S1 इज ए बेसिस ऑफ क्या, बेसिस ऑफ V, एंड S1 क्या है, एंड S1 इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्या, ऑफ S। S1 क्या है, S का एक्सटेंशन है, हम लोगों ने तो बोला था अभी, क्योंकि एक्सटेंड अगर वो जो सेट है लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, आइदर वो बेसिस होगा या फिर उसको एक्सटेंड करने से बेसिस बन जाएगा। तो देखो S1 जो मेरा सेट आया, ए और कोई नहीं है, ए जस्ट एक वेक्टर डालने से ए क्या हो गया, ए बेसिस बन चुका है। अब फिर से मुझे एक स्टूडेंट पूछ सकता है, सर आपने LS1 इक्वल टू V कैसे ले लिया, LS1 V का प्रॉपर सबस्पेस भी हो सकता है। तो मैं फिर से उस केस को लूंगा, क्या लूंगा बोलो तो, इफ LS1 इज ए प्रॉपर सबस्पेस, LS1 किसका प्रॉपर सबस्पेस है, ऑफ V, V का प्रॉपर सबस्पेस। तो बोलो तो V का प्रॉपर सबस्पेस, इसका मतलब क्या है, V माइनस LS1 इज नॉन जीरो, सॉरी V माइनस LS1 इज नॉन एम्प्टी सेट ना, नॉन एम्प्टी सेट। तो क्या बोल रहे हो, यस सर। लेट अस टेक, अब एक एलिमेंट मैंने गामा ले लिया, कहां से, एक एलिमेंट मैंने गामा ले लिया, कहां से, V माइनस LS1 से। ये बात जो मैं करूंगा, अब मैं फिर से वही काम करूं क्या, मैं क्या लिख दूंगा, एंड प्रोसीड एज बिफोर। सर प्रोसीड एज बिफोर का मतलब क्या है, अब लिखो मत कुछ, अब समझो। सर प्रोसीड एज बिफोर का मतलब क्या है, मैं दिखाऊंगा ये जो गामा है, ये V का, यहाँ पे देखो गामा V का एलिमेंट है, बट क्या है, लॉजिकली बोलो तो गामा V का एलिमेंट है, एंड क्या, गामा LS1 पे नहीं है, L ऑफ S1 पे नहीं है। LS1 का मैं क्या करूंगा, अल्फा 1 अल्फा 2, पुराना प्रोसीजर तुमको लिखना नहीं है, ये तो थ्योरम का ही पार्ट है, प्रीवियस में हो चुका है। अल्फा आर बीटा था, अब गामा डालने से ये जो सेट है ना, मैं दिखाऊंगा ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तुम बोलोगे सर इस सेट का कुछ नाम दीजिए, मैं बोलूंगा S2। सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा। तो लीनियर जैसे वहां पे किया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो सर ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये जो सेट है एक है आपका LS2। अब मुझे कोई बोल सकता है सर LS2 क्या सबस्पेस है, हाँ सबस्पेस है, किसका, V का। तो सबस्पेस माने V। तो आप बोलो तो यहाँ पे क्या केस होगा, यहाँ पे क्या केस होगा, फिर से दो केस आएगा, एक इक्वल टू V, LS2 इक्वल टू V, या फिर LS2 प्रॉपर सबस्पेस ऑफ V। तुम बोलोगे सर आप ऐसे जो काम कर रहे हो, मैं आपको हर एक टाइम बोलूंगा सर इफ नॉट, देखो तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, जब इक्वल हो रहा है तभी बेसिस हो रहा है। तुम बोलोगे सर इक्वल नहीं हो रहा, तो आप कौन सा केस जा रहे हो, प्रॉपर में, और एक एलिमेंट ले रहे हो और आप एक बार ऐड कर रहे हो। तो सर आपको अगर कोई बोले ऐसे, सर आप जितना बार भी काम करिएगा उतने बार ही मानिए कि प्रॉपर सबस्पेस आ रहा है, तो मैं बोलूंगा एक टाइम में रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, वेक्टर स्पेस बोलो, कौन सा वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल ना, फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब जानते हो कि मानो एक वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 10 है, मानो कि डीम भी 10 है। अच्छा डीम भी 10 है, तो इसका मतलब क्या है, V का कोई भी बेसिस ले लो, V वेक्टर स्पेस का कोई भी बेसिस ले लो, उसके अंदर क्या रहेगा, ऑलवेज 10 एलिमेंट रहेगा ना, 10 एलिमेंट रहेगा। अब मेरे पास मानो कि अल्फा बीटा गामा है, एक वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 10 है। सर ये अल्फा बीटा गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सर ये क्या बेसिस होगा, कभी बेसिस नहीं होगा। तुम देख पा रहे हो, इसको बेसिस बनने के लिए इसमें 10 एलिमेंट होना पड़ेगा। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, इसमें और एक वेक्टर डालूंगा, मानो कि मैंने डाला डेल्टा 1, मैंने डाला डेल्टा 2, ऐसे क्या देख पा रहे हो, 5 6 ऐसे करके डेल्टा 7 तक जब मैं डाल दूंगा,
अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा 1 से लेकर डेल्टा 7, 7 तो वेक्टर जब मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, तो देखना ये सेट क्या बन जाएगा, एक बेसिस बन जाएगा ना। हाँ Yes, sir. बेसिस बन जाएगा। अब तुम बोलोगे सर उसके बाद, सर उसके बाद अगर क्या हो, उसके बाद अगर तब भी अगर नॉट इक्वल हो, तो मैं बोलूंगा कभी ऐसा केस नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 10 है, उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बोलो एक लिमिट तक हो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो देखो ये है एक्सटेंशन थ्योरम। एक स्टेप को अगर तुम ध्यान से याद रखोगे तो देखो ये बहुत इजी है। देखो यहाँ पे हो गया, तो पॉसी डैश बिफोर, तो अब क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि जो भी है, यहाँ पे क्या बात है कि जो सेट आ रहा है सर, आप एक्सटेंड करते करते जो सेट आ रहा है LS1, वो आपका इक्वल भी हो सकता है, माने S1 बेसिस, S बेसिस, S2 बेसिस, ऐसा हो जाएगा। या फिर पोपार सबस्पेस है तो आपको एक एलिमेंट लेके फिर से प्रोसीड करना है, माने जो सेट आया उसमें फिर से एक एलिमेंट डालना पड़ेगा। मानो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है और मेरे पास एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, वो बेसिस नहीं हुआ तो मैं उसमें एक एलिमेंट डालूंगा, देखूंगा कि वो बेसिस बन रहा है या नहीं बन रहा है। सर वो बेसिस नहीं बना, इसका मतलब फिर से एक एलिमेंट ही करूंगा। बट ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो एक टाइम के बाद ये प्रोसीड्यूर रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट डायमेंशनल होता तो ये प्रोसीड्यूर रुकता नहीं, ये चलते जाता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैं जितना बात बोला है ना उसको जस्ट 2-3 लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। सिंस भी क्या है, भी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, सिंस भी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, since V is a finite dimensional vector space, after a finite number of steps, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद क्या होगा बोलो तो, स्टेप्स we get a finite set, जो क्या है, we get a finite set of vectors, जो क्या होगा, as an extension of क्या, as an extension of S ना। मेरे लिए मेन सेट कौन था, S, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, अल्फा 1 से लेकर अल्फा r 8 एलिमेंट था, जो क्या है, जो एक एक्सटेंशन है S का, एक्सटेंशन ऑफ S, एंड ऑल्सो ए क्या, ऑल्सो ए बेसिस ऑफ भी, क्योंकि एक टाइम के बाद दो खत्म होगा ना, ये प्रोसीड्यूर जो है ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट नहीं कर सकता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है। तो बोलो तो ये कंप्लीट हो गया ना प्रूफ, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। बोलो किसी को दिक्कत है इस प्रूफ में, इस प्रूफ में किसी को दिक्कत है, कैसे मैंने इस स्टेप को लिया, बोलो तो कैसे लिया। एक्सटेंशन थ्योरम का मूल बेसिक सा ये क्या है कि सर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक भी है सर, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और सर कोई भी अगर एक सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मानो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r, तो वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आइदर बेसिस होगा या फिर उसको बेसिस में एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रूफ समझ पाए या नहीं पाए, बोलो एक बार। समझ गए सर। ठीक है ना, Yes, sir. सब जन समझ गए हो, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, रिपीटर क्या करे, रिकॉर्डिंग तो है ही ना, रिपीटर क्या करे। चलो ये हो गया, अब इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं ताकि इसका क्या हो जाए कि एप्लीकेशन भी हो जाए। रिप्लेसमेंट थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन किए थे, तो सेम बात यहाँ पे भी करेंगे क्या, चले जाओ।